हेलो एवरीवन, आज का ये वीडियो आपके इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का लास्ट मिनट रिवीजन। इसमें आपका जितना भी सिलेबस है ना उसको हम लोग अगले 20 से 30 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे। इसमें वो पॉइंट हैं जो कि आप एग्जाम में भूल सकते हो लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तो जो अब आता है वो आता है हमारे पास में लेटर राइटिंग। तो देखो, लेटर राइटिंग के ऊपर जाए उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना और सुबह सुबह का टाइम है तो इसीलिए सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर देना ताकि ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जो लेटर राइटिंग है या फिर एनालिटिकल पैराग्राफ, इसमें फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मेट आपका इस तरीके से होना चाहिए। सबसे पहले आएगा 2 लाइन के अंदर एड्रेस, जिसके अंदर की हाउस नंबर और वहां का नाम आएगा और कोटा का नाम आएगा। तो ये किसका एड्रेस हो गया? सेंटर एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद में यहां पर आपको 1 लाइन का स्पेस जरूर से छोड़ना है। फिर उसके बाद में यहां पे डेट आएगा। डेट का फॉर्मेट इस तरीके से नहीं लिखना है, डेट इज इक्वल टू करके आप नहीं लिखेंगे, सिंपल सा आपको लिखना है 26 फरवरी 2024। फिर उसके बाद में यहां पर आता है जो रिसीवर एड्रेस है। अब ये किसी को भी आप लिख सकते हो, जैसे कि आप एडिटर को लिख रहे हो तो द एडिटर, यहां पे क्या आएगी? सबसे पहले उनकी पोस्ट आएगी कि किस पोस्ट को आप लिख रहे हो। जैसे कि अगर आप किसी मैनेजर को लिख रहे हो तो वहां पर मैनेजर का नाम आएगा, एमएलए को लिख रहे हो एमएलए का आएगा, प्रिंसिपल को लिख रहे हो प्रिंसिपल का आएगा। फिर उसके बाद में उसके नीचे आएगा उनका ऑफिस का नेम, देन फिर उसके बाद में वहां पर आएगी सिटी। ठीक है, तो जैसे कि मैं कोटा का हूं तो यहां पर ये आ गई कोटा सिटी। फिर उसके बाद में 1 लाइन के स्पेस यहां पे फिर से छूटेगा। फिर इसके बाद में यहां पे आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कहां से लिखेंगे भैया? तो सब्जेक्ट आपको जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि आपको लेटर इस टॉपिक के ऊपर लिखना है, तो आप एज इट इज उसी को ही कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दोगे, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। फिर उसके बाद में 1 लाइन के स्पेस छोड़ करके सैल्यूटेशन आएगा। सैल्यूटेशन हो जाएगा हमारे पास में डियर सर और मैम। फिर उसके बाद में आप स्टार्ट करेंगे। तो ये जो 3 लाइनें हैं, इनिशियली 3 लाइनें आपको जरूर से याद रखनी, क्योंकि आपको इसमें ना कुछ भी अलग से नहीं जोड़ना है। स्टार्टिंग की 3 लाइन मैं बता देता हूं, लास्ट की 2 लाइन बता देता हूं और खुद से 3-4 लाइनें भी लिख के आ जाओगे तो भी 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो अब इसकी जो फर्स्ट 3 लाइनें हैं वो जरूर से याद रखना। स्टार्टिंग की 3 लाइन और लास्ट की 2 लाइन अगर याद रख लोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आपको अपनी तरफ से 2 लाइन ऐड करनी होगी। तो पहली 3 लाइनों को ध्यान रखो, वो ये है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। अब एस्टीम्ड का मतलब होता है कि आपके प्रतिष्ठावान या फिर बहुत ही ज्यादा शानदार पेपर, तो आपको उनकी तारीफ करते हुए लिखना है कि एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स। फिर उसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट जिसके ऊपर भी आप लिख रहे हो उसको एज इट इज यहां पर फिर से कॉपी कर देना है। तो स्टार्टिंग की 3 लाइनें तो आपको यहां से लिख देने। फिर उसके बाद में जो आपका सेकंड पैराग्राफ रहेगा उसमें आप लोग क्या इंक्लूड करोगे? उस पैराग्राफ में आपको इंक्लूड करना है प्रॉब्लम बतानी है कि किस लिए आप लेटर लिख रहे हो, प्लस ऑफ आपको उसका सॉल्यूशन भी बता देना है कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। फिर इसके बाद में आपको 1 लाइन छोड़ करके नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है जो कि आपका कंक्लूजन करेगा। उसमें आप लिखेंगे कि आई होप दैट पब्लिशिंग इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर वुड हेल्प द अथॉरिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप यहां पर उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप ये ध्यान रखना कि एग्जाम के अंदर आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आप बस उनको बोल सकते हो कि वो पब्लिश कर सकते हैं अगर लेटर टू एडिटर होता है तो उस केस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा हमारी क्लोजिंग किस तरीके से रहेगी, वो रहेगी योर सिंसियरली। फिर उसके बाद में नाम, अगर कोई पोस्ट गिवन है क्वेश्चन में तो ही आपको पोस्ट लिखनी है। इस तरीके से आपका क्लोज हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रहे कि कोई भी लेटर लिख रहे हो तो उसको न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है। अगर पेज में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अगले पेज तक आप उसे लेके जा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में इसी तरीके से अगर लेटर ऑफ कंप्लेंट अगर आप लिखना चाहते हो तो लेटर ऑफ कंप्लेंट के अंदर ओपनिंग लाइन अलग होंगी। इसकी ओपनिंग लाइन इस तरीके से रहेगी कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट माई कंसर्न टुवर्ड्स द परचेज ऑफ। फिर उसके बाद में यहां पे आपको बिल नंबर लिखना है फ्रॉम योर स्टोर। फिर इसके बाद में इसकी क्लोजिंग लाइन ध्यान से देखो, इसकी क्लोजिंग लाइन इस तरीके से रहेगी कि आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक क्विक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरीके से आपको लेटर ऑफ कंप्लेंट में लिखना है। वहीं पर अगर लेटर ऑफ इंक्वायरी आप करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको ध्यान रहे कि लेटर ऑफ इंक्वायरी के अंदर क्या लिखना होगा कि आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट, जो भी आपने जिसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाह रहे हो उसको आपको कॉपी करके वहां पे लिखना है। और इसी तरीके से आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। फॉर्मेट वही रहेगा और इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसके बाद में आता है एनालिटिकल पैराग्राफ। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि किस बारे में है पैराग्राफ और इसकी ओपनिंग लाइन इस तरीके से रहेंगी। ओपनिंग लाइन अगर जैसे कि पाई चार्ट है या फिर ग्राफ वाला आता है तो उसके इसके अंदर जो ओपनिंग लाइन रहेंगी वो रहेंगी कि द गिवन पाई चार्ट या फिर ग्राफ डिस्क्राइब या फिर इलस्ट्रेट दैट, कि द डेटा फ्रॉम जो भी ईयर आपको दिया हुआ है, सिंपल सा आपको इंट्रो उसके अंदर देना है। जिस भी बारे में आप उसमें बताना चाहते हो वो आपको सिंपल सा टॉपिक को कॉपी करके यहां पे पेस्ट करना है। अगर मान लो कि किसी कैरेक्टर के बारे में या फिर ट्रिप के बारे में दिया जा रहा है, जैसे कि इस साल के आपने देखा होगा कि आप कैप्टन हो और आपको एक ट्रिप के बारे में बोला गया है कि ट्रिप जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे? या फिर किसी कैंडिडेट को चुनाव जीतना चाहिए या नहीं जीतना चाहिए, तो उस केस के अंदर जो स्टार्टिंग इसकी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि अ थोरो एनालिसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट, जैसे कि ट्रिप के
बारे में है तो ट्रिप शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपको लिखना है, फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसमें इंक्लूड करना है। ये आपका रहेगा इंट्रो का पार्ट। फिर उसके बाद में जैसे कि बॉडी के अंदर आप क्या लिखेंगे, बॉडी में आपको लिखना है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी आपको डेटा गिवन है, अगर पाई चार्ट गिवन है या फिर ग्राफ गिवन है तो उसमें सबसे पहले आप हाईएस्ट लिखेंगे, लोवेस्ट लिखेंगे कि कब हाईएस्ट था कब लोवेस्ट था। इसमें आपको क्या इंक्लूड करना है, इसमें आपको टाइम भी इंक्लूड करना है, प्लस ऑफ इसमें आपको डेटा भी इंक्लूड करना है। ये दोनों की दोनों चीजें आपको किसमें इंक्लूड करनी है, इसकी बॉडी के अंदर। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इसका रहता है कि जो भी आप जैसे कि कोई भी एक परसेंटेज है कि वेरी क्लोज टू 6% या फिर वेरी क्लोज टू 8%, इस तरीके से आप उसको इंक्लूड करोगे कि इन 2003 द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वाज वेरी क्लोज टू 8%। इस तरीके से आपको इसे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि आप इसमें यूज में लेंगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, कीवर्ड्स हैं जैसे कि अ पैटर्न ऑफ ग्रोथ फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द ईयर फॉर अ कंपनी इज लाइक दिस, कि भैया बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है इस पैटर्न के अंदर, या फिर रैपिडली इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, स्काई रॉकेट हो गया। अगर एकदम से प्रॉफिट हुआ है एक ईयर के अंदर तो आप उसके अंदर लिखोगे द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी स्काई रॉकेटेड फ्रॉम 2014 टू 2016, इस तरीके से आप उसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद में पीक लिख सकते हो, डिक्लाइन लिख सकते हो कि पीक कब था, डिक्लाइन कब था। ये जो वर्ड्स अगर आप लिख रहे हो तो इनको अंडरलाइन जरूर से कर देना है, और जो भी आप डेटा लिखेंगे उसे भी आप साथ में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चीज आपको इसमें इंक्लूड करनी है, वो है आपको कंपैरिजन करना होगा। तो आप इसके अंदर लाइन इस तरीके से इंक्लूड करोगे कि एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर डेटा वी कैन सी दैट देयर इज एन डिक्लाइन इन द कंपनीज प्रॉफिट। तो ये जो आपको डेटा है ना, इसको कंपेयर करके एक लाइन जरूर से ऐड करनी है। तो 4 लाइनें तो मिनिमम होनी चाहिए, सबसे पहले हाईएस्ट की, लोवेस्ट की, फिर उसी के साथ में क्या स्टार्टिंग के अंदर मार्जिन था, लास्ट के अंदर क्या डेटा था, और उसी के साथ में कंपेयर भी आप इसमें करने वाले हो। फिर इसके बाद में लास्ट में आता है इसमें कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि ओवरऑल या फिर देयरफॉर इन अ नटशेल, जो भी आपका टॉपिक है, इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज। ये सिंपल सा आपका क्या रहेगा, कंक्लूजन रहेगा। तो ये हो गया हमारा राइटिंग पार्ट। उसी के साथ में जल्दी से अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दो। सो अब इसके बाद में आता है डिटर्मिनर्स। अब जो डिटर्मिनर्स है इसमें जैसे कि सबसे पहला है वो है हमारा ए। तो ए को कहां पे यूज में लेंगे, को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पर कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और जो एन होता है इसको हम लोग यूज में लेते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद वोवल साउंड। जैसे कि ए ई आई यू का अगर साउंड आ रहा है तो यहां पे क्या आएगा, वो आएगा एन। बट एग्जामिनर आपको यहां पे कंफ्यूज करेगा, सीधा ही वो आपको ऐसे वर्ड्स देगा जिनके अंदर की वोवल का साउंड आएगा, और स्टूडेंट को पता है जैसे कि यहां पर एन आर है तो यहां पर स्टूडेंट बोलेगा कि भैया आपने गलती करी है, यहां पर एच है। तो ये सिंपल सा कॉमन सेंस है कि आप उसे प्रोनाउंस करके देखना, अगर उसमें वोवल का साउंड आ रहा है तो वहां पे एन हम लोग यूज में लेंगे। जब भी आप एन लगाओ या फिर ए लगाओ तो एक बार सोच लेना, एक बार बोल करके उसे देख लेना उस वर्ड को। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है द। द को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, द को वहां पे यूज में लिया जाता है जहां पे कि जैसे कि कोई स्पेसिफिक ग्रुप की बात करी जाए, या फिर कोई स्पेसिफिक क्लास की बात करी जाती है, या फिर कहीं पर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या फिर कोई भी एक यूनिक प्लेस हो या यूनिक पर्सन हो, उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है, द यूज में लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए द सन हो गया, और उसी के साथ में द राम मंदिर हो गया, क्योंकि राम मंदिर भी क्या है, एक यूनिक है और एक प्लेस है, और भैया राम मंदिर के आगे तो द तो लगना ही चाहिए। तो इसी बात के ऊपर जय श्री राम का नाम लेकर के पेपर फोड़ के आ जाना। पेपर में कुछ ही ज्यादा नहीं आएगा, जो तुम पढ़ के जा रहे हो ना वही आएगा। और तुमने ये वीडियो देख ली तो अब क्या लोगे भाई, 80 आउट ऑफ 80 चाहिए ना, बस खत्म है बात, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में जाना है। तो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है कि ए एंड डी में से कौन से वाला इसमें आएगा कि कैमल इज द किंग ऑफ डेजर्ट। तो अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखते कितने स्टूडेंट इस बात को समझ गए हैं, क्योंकि यहां पर बात किसकी करी जा रही है, किंग ऑफ डेजर्ट की, कैमल है। तो यहां पे जल्दी से अपने दिमाग को लगाना कि किस बारे में बात है, अगर गलती करोगे तो देख लेना। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है एफ यू और ए लिटिल। इसमें कंफ्यूजन होता है कि भैया किसको कहां पे लें, ध्यान से देखो। तो जो एफ यू होता है इसको आप लोग यूज में लेते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हो गया दे हैव अ फ्यू बर्ड्स। तो इसकी खास बात यह है कि यहां पे आप देखोगे कि यहां पे फ्यू बर्ड्स है, तो ये क्या है, ये एक प्लूरल है। प्लूरल के साथ में हमेशा ही एफ यू यूज में लिया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो नेगेटिव सेंटेंस अगर है तो उस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्यू यूज में लिया जाएगा। ध्यान रहे कि अगर एग्जाम के अंदर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है तो उस केस के अंदर आप एफ यू नहीं लेंगे, उस केस में आप फ्यू यूज में लेंगे। और वहीं पर अगर बात करें लिटिल की, तो लिटिल को यूज में लिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म के अंदर, जैसे कि अ लिटिल टाइम हो गया, अ लिटिल वाटर हो गया, या फिर अ लिटिल चीज हो गया। उस केस के अंदर हम लोग अ लिटिल को यूज में लेते हैं। और वहीं पर ही अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो सिंपल से हम लोग लिटिल को यूज में लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे पास
में मच और मैनी में। मच और मैनी जो है ये दोनों के दोनों नेगेटिव सेंटेंस के यूज में लिए जाते हैं, नेगेटिव सेंस में हम लोग इसे यूज में लेते हैं। तो अब आप जैसे कि मच को कहां पे यूज में लोगे, मच को आप वहां पर अनकाउंटेबल नाउन की फॉर्म में यूज में लोगे, तो आप इसके अंदर बोलोगे कि आई डोंट हैव मच वाटर। तो इस तरीके से जहां पर कि अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, वहां पर हम लोग मच को यूज में लेते हैं, और वहीं पर अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो उस केस के अंदर हम लोग मैनी को यूज में लेंगे। फिर उसके बाद में जो बोथ आता है ना, बोथ को कहां पे यूज में लिया जाता है, बोथ को वहां पर यूज में लिया जाता है जहां पर कि हमारे पास में दो अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ए और बी हैं, दोनों अगर हमारे पास में अवेलेबल है और कोई भी चॉइस नहीं है तो वहां पे हम लोग बोथ को यूज में लेते हैं। और वहीं पर जैसे कि आइदर और हो गया, नाइदर नोर हो गया, जब चॉइस अवेलेबल होती है तो उस केस के अंदर हम लोग आइदर और या फिर नाइदर नोर को यूज में लेते हैं, और इनके साथ में हमेशा सिंगल वर्ब आती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं वर्ब की। वर्ब में ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वर्ब में आपको सिंपल सी हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में आती है, कौन सी प्लूरल के साथ में आती है। जैसे कि सिंगुलर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंगुलर में इज एम आता है, और जो आर है वो प्लूरल के अंदर आती है। उसी तरीके से वॉच सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, और हेड जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए साथ में यूज में लिया जाता है। और उसी के साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज में लिया जाता है। तो अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो कैसी होती है, वो प्लूरल होती है। यहां पे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। अगर सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि अगर सिर्फ और सिर्फ रन लिखा हुआ है तो ये कैसी हो गई, ये होगी हमारे पास में प्लूरल। और उसी के साथ में अगर ये रन्स हो जाता है, इसमें एस जुड़ जाता है, तो ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास में सिंगुलर। एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए ध्यान रहे कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस या फिर ईएस लग रहा है तो वो कैसी होगी, वो होगी सिंगुलर फॉर्म। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वर्ब हम देख चुके हैं, इसका फॉर्मेट आपके पास में रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फॉर्मेट। अब इसमें जो रूल नंबर फर्स्ट होता है, रूल नंबर फर्स्ट होता है कि फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन होते हैं इनके लिए हम लोग हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज में लेते हैं। और उसी के साथ में इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आई और यू होता है तो इसके साथ में हमेशा ही प्लूरल वर्ब होती है। होने को ये सिंगुलर होते हैं लेकिन इनके साथ में प्लूरल वर्ब को यूज में लिया जाता है, जैसे कि आई हैव, आई डू या फिर यू हैव, ऐसी वर्ब यूज में ली जाती हैं इनके साथ में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रूल नंबर सेकंड की एंड के साथ में कैसी वर्ब आएगी। तो एंड के साथ में जैसे कि यहां पर दिया गया कि आयुष एंड रोहित हैव गॉन टू स्कूल। तो अब यहां पर क्या है कि आयुष एक अलग है और रोहित अलग है, लेकिन ये सिंगल सिंगल है, लेकिन क्या है ये एंड से कनेक्टेड है। अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं तो इस केस के अंदर क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। इस वजह से हैव हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे कि आयुष अलग है रोहित अलग है, तो क्या होना चाहिए, इसका हैज होना चाहिए, लेकिन इसका हैज नहीं होगा, इसका हैव होगा, क्योंकि यहां पर क्या है कि दो अलग अलग सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल हो गया। फिर उसी तरीके से अगर कोई एक सेम आइडिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ब्रेड एंड बटर की बात करी जा रही है, एक जैसे हैं, तो इनके लिए कौन सी वर्ब आएगी, इनके लिए इज आएगा, इनके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि ब्रेड एंड बटर हो गया, टी एंड कॉफी हो गया, तो इन केस के अंदर क्या आएगी, आपके पास में सिंपल वर्ब आएगी जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो सिंगुलर वर्ब आएगी। इसके बाद में आता है इसका रूल नंबर थर्ड, जो कि है कि वन ऑफ के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसका एग्जांपल है कि वन ऑफ माय स्टूडेंट इज कमिंग टुडे, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना। फिर इसके बाद में जैसे कि इनडेफिनिट प्रोनाउंस है, अब इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, समवन हो गया, फिर नोवन हो गया, तो इनके साथ में क्या आएगा, हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी। और उसी के साथ में जो रूल नंबर फिफ्थ है कि अगर कोई का नाम है, जैसे कि महात्मा गांधी का नाम है, आयुष का नाम है, रोहित का नाम है, इनके साथ में हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आएगी। एरिक्स हो गया, स्पीसीज हो गया, तो इनके साथ में क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए फिर प्लूरल आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर स्पीसीज है, ये क्या है, ये है प्लूरल, तो इसके साथ में कैसी वर्ब आनी चाहिए, प्लूरल। प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, ये क्या है, एक नाम है। न्यूज भी क्या है, एक नाम है। बैरिक्स भी क्या है, एक नाम है, ये प्लूरल नहीं है। तो ये बात ध्यान रहे कि आपको जैसे कि किसी का नाम आ रहा है तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज में लेनी है। फिर उसके बाद में जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि एज वेल एज हो गया, बट हो गया, बिसाइड हो गया, अलोंग विद, नथिंग, रेदर देन, इन सभी के साथ में जो हमारी वर्ब है वो कैसी होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब
वर्ब होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहां पर है कि प्रिंसिपल एज वेल एज टीचर्स आर बिजी इन द एग्जाम ड्यूटी। तो यहां पर क्या बात करी जा रही है, प्रिंसिपल की भी बात करी जा रही है प्लस ऑफ यहां पर टीचर्स की बात करी जा रही है। तो यहां पर दो लोगों को इंक्लूड किया गया है, इस वजह से कौन सी वर्ब आ रही है यहां पे हमारे पास में आ रही है, आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, जो कि कैसी है, जो कि है हमारे पास में एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि ये क्या है, ये प्लूरल इसके सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मॉडल्स। मॉडल्स के अंदर आपको मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आपके पास में टाइम कम है, तो सिंपल से हम लोग ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। जैसे कि विल को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, जब भी हमारा कोई फ्यूचर प्लान होता है या फिर कोई फ्यूचर इंटेंशन होता है वहां पे हम लोग इसे यूज में लेते हैं, या फिर हम कोई भी प्रॉमिस कर रहे होते हैं, फिर कमिटमेंट के लिए हम लोग विल को यूज लेते हैं, या फिर आप किसी को ऑफरिंग कर रहे हो, जैसे कि विल यू हेल्प मी इन कुकिंग की आप किसी से पूछ रहे हो, तो उस केस के अंदर भी हम लोग विल को यूज में लेते हैं। और इसी के साथ में जो कैन होता है, कैन को हम लोग हमारी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज में लेते हैं, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर उसी के साथ में एक और एग्जांपल है कि एक्सप्रेसिंग अ रिक्वेस्ट, कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि कैन यू प्लीज कम विद मी, कि आप मेरे साथ में आ सकते हो। इसके अंदर क्या आता है, विल के अंदर, और इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, यहां पर क्या करते हो आप उनको ऑफर करते हो, और यहां पर क्या कर रहे हो आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहां पर आप ऑफर नहीं कर रहे हो, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट आता है वो आता है कुड। कुड को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, कुड को हम लोग वहां पे यूज में लेते हैं जहां पे कि हमें हमारी पास्ट की एबिलिटी को बताना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, की मतलब मैं पास्ट की मेरी एबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर मैं कुड को यूज में लूंगा। या फिर मेकिंग अ पॉसिबिलिटी इन पास्ट, की अगर जैसे कि मान लो कि यहां पे पॉसिबिलिटी भी ये हो सकती है कि पॉसिबिलिटी अगर बना रहे हैं तो वहां पे भी आप कुड को यूज में लोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड स्कोर बेटर, कि भैया मेरे पास में जो 1 साल का टाइम था, अगर 2 साल का होता तो मैं और अच्छा स्कोर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता, टाइम आपके पास में सभी के पास में खूब था। और आप लोग डर क्यों रहे हो, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जैसे कि एक्सप्रेसिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करी जाती है तो वहां पर भी कुड को यूज में लेते हैं। और फिर इसके बाद में आता है मे को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, जहां पे कि हमें कोई सजेशन बनानी होती है, फिर हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, तो उस केस के अंदर हम लोग इसे यूज में लेते हैं। ये जो मे है इसको ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, मे को आप लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है माइट। माइट को हम लोग कहां पे यूज में लेते हैं, माइट जो है सिमिलर के ही अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ये मे जो होता है ये ज्यादा फॉर्मल होता है। रिक्वेस्ट के केस के अंदर आप लोग किसे यूज में लेंगे, मे को यूज में लेंगे। जो माइट होता है कंडीशनल होता है, जैसे कि इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन द टाइम आई माइट गो फॉर अ वॉक, यहां पर अगर कंडीशन आ रही है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो उस केस के अंदर आप लोग माइट को यूज में ले सकते हो। फिर परमिशन और सजेशन के लिए भी इसे यूज में लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है मस्ट। मस्ट जो है आपके पास में ऑब्लिगेशन के लिए होता है कि यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव अ कार, की जहां पर एक ऑब्लिगेशन की बात करी जा रही है कि आपको ऐसा ही करना है, तो उस केस के अंदर हम लोग मस्ट को यूज में लेते हैं। फिर कोई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की बात करी जाती है या फिर किसी नेसेसिटी की बात करते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है शुड। शुड को कहां पे यूज में लेना चाहिए, तो शुड को आप लोग वहां पे यूज में लेंगे जहां पर कि कोई एडवाइस आप दे रहे हो या फिर कोई ऑब्लिगेशन हो या फिर किसी को सजेशन देनी हो, तो उस केस के अंदर आप लोग शुड को यूज में लेंगे। जैसे कि यू शुड स्टडी फॉर एग्जाम इफ यू वांट टू डू वेल। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन होगा कि भैया अभी अभी तो आपने क्या बताया था, अभी आपने बताया था मस्ट और अभी आप बता रहे हो शुड, तो इसमें से कौन सा लेना चाहिए। अब यहां पर क्या है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन नहीं है, यहां पर क्या है कि यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम इफ यू वांट टू डू वेल। अब यहां पे हम लोग इनको बोल नहीं रहे कि भाई ऐसा ही करो, यहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो तुम्हारे को स्टडी करनी पड़ेगी। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है वहां पे हम लोग क्या यूज में लेते हैं, मस्ट यूज में लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है वो किस में होता है, वो होता है मस्ट के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहे। और फिर इसके बाद में आती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से सुनना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि सेट टू को आप कन्वर्ट करेंगे टोल्ड के अंदर और से को आप कन्वर्ट करेंगे टेल के अंदर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको कन्वर्ट करने हैं, जैसे कि जस्ट को आप कन्वर्ट करेंगे देन में, दिस को करेंगे दैट में, एगो को करेंगे बिफोर में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और उसी के साथ में यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट। अब ये जो 3 पॉइंट है ये ध्यान रहे, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि हमें यहां पे ही कंफ्यूज करेगा। वो क्या जानता है कि स्टूडेंट जल्दीबाजी के अंदर क्या करेंगे कि टुमारो को टुमारो ही लिख देंगे इनडायरेक्ट के अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड बाय वर्ड आप उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि जस्ट है तो फिर आप उसको अलग से करो, दिस को भी अलग से करना है, ताकि आपसे एग्जाम के अंदर कोई भी गलती ना हो। फिर उसके बाद में आते हैं जैसे कि कैन को आप कन्वर्ट करेंगे कुड में, विल को कन्वर्ट करेंगे वुड में, हेयर को कन्वर्ट करेंगे देयर में। अब ये आगे कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर वुड है तो वुड का कन्वर्जन विल में नहीं होगा। ये
बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी बिफोर लिखा हुआ है तो आप उसे एगो के अंदर कन्वर्ट नहीं करोगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाता है, रिवर्स नहीं होता। फिर उसके बाद में जैसे कि जो टेंस है, टेंस का कन्वर्जन होता है, जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो कन्वर्ट होती है पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म में, सिंपल कन्वर्जन होता है इसमें। और जो भी हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड होती है वो आप इसमें लिखेंगे। प्लस ऑफ आपको यहां पे ध्यान रखना है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसे पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट किया जाता है, और जो सिंपल पास्ट है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, पास्ट परफेक्ट में। जैसे कि रॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इसको जब कन्वर्जन किया जाएगा पास्ट परफेक्ट में तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रहे कि हेल्पिंग वर्ब भी लगेगी, प्लस ऑफ जैसे कि हैड रिटन हो गया तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में आपको उसमें कन्वर्ट करना होगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टेंसेस। टेंसेस का एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं। देखो टेंसेस के अंदर ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, कुछ कुछ बातें जो कि गलतियां होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जो वॉज होता है उसको सिंगुलर के लिए यूज में लेते हैं, लेकिन प्लूरल के लिए हम लोग वर को यूज में लेते हैं। जैसे थर्ड पर्सन के लिए वी दे और सेकंड पर्सन के लिए यू को यूज में लेते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि प्रेजेंट टेंस होता है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और जो फ्यूचर टेंस होता है इसमें क्या होता है कि विल शैल होते हैं, प्लस ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंपल के अंदर। जैसे कि सिंपल फ्यूचर रहेगा तो उसके अंदर विल या फिर शैल प्लस ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। प्लस ऑफ यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर वो चाहे से कोई सा भी टेंस हो। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर क्या होगा कि हैज या फिर हैव प्लस ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और वहीं पर ही जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसके अंदर क्या होगा कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, चाहे से वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कैसा भी सब्जेक्ट हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में आता है कि फ्यूचर परफेक्ट अगर टेंस है तो इस केस के अंदर क्या होगा कि विल शैल होगा, प्लस ऑफ यहां पर क्या होगा वो होगा हैव, प्लस ऑफ यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। ये तीनों की तीनों बातें आप ध्यान रखना, शैल हटा देना, विल ही रहता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसके अंदर क्या करेंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा उसके अंदर हैज हैव आएगा, प्लस ऑफ उसके अंदर बीन कंपल्सरी ऐड हो जाएगा, फिर वो पास्ट के अंदर भी ऐड होगा फ्यूचर में भी ऐड होगा। जैसा कि हमारा परफेक्ट में होता था उसमें बस क्या एक इंक्लूड हो जाएगा कि इसमें बीन इंक्लूड हो जाएगा, और जो वर्ब है वो क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। और पास्ट में क्या होगा, पास्ट में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, और फ्यूचर में भी क्या होगा कि विल हैव प्लस ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। विल हैव बीन इसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके की कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे कि जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी, इसमें क्या चीजें हैं, दो एक क्रो है और एक हेमलॉक ट्री है, जिनको कि क्या माना गया है इस पोइम के अंदर, बैड ओमेन माना गया है, मतलब कि एक गंदा साइन माना गया है, जैसे कि अशुभ संकेत इनको माना जाता है क्रॉक और हेमलॉक ट्री को। अब होता क्या है कि जब पोइट बाहर निकलता है तो देखता है कि भाई बर्फ ही बर्फ होगी, उसका मूड खराब हो जाता है, लेकिन एक क्रो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था उसके ऊपर एक स्नो गिराता है उसके शोल्डर के ऊपर, जिससे कि उसका मूड अच्छा हो जाता है। ये है इस पोइम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पोइट का मूड है वो किस वजह से अपलिफ्ट हुआ था, मतलब कि किस वजह से अपलिफ्ट हुआ था कि डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर की, जैसे उसके शोल्डर के ऊपर जो मतलब स्नो गिरी थी उससे वो खुश हो गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस के अंदर आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप लोग मुझे इसका पोइट का नाम बताओ। अगर आपके पास में टाइम है ना तो एक बार सभी के पोइट के नाम जरूर से याद कर लेना, और अभी अभी मेरे को भी कमेंट करके बताओ कि फायर एंड आइस का पोइट कौन है। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फायर है, फायर किसको रिप्रेजेंट करती है, डिजायर को रिप्रेजेंट करती है, लस्ट को रिप्रेजेंट करती है, पैशन को करती है और एंगर को करती है। और उसी के साथ में जो आइस है, आइस किसको रिप्रेजेंट करती है, हेट्रेड को रिप्रेजेंट करती है, रिजिडिटी को करती है, कोल्डनेस को करती है, इनसेंसिटिविटी को करती है। ये आप जब एग्जाम के अंदर लिखोगे उसमें ये क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि व्हाट डज द आइस एंड फायर रिप्रेजेंट। तो इस बात का ध्यान रहे कि आइस किसको रिप्रेजेंट करता है, फायर किसको रिप्रेजेंट करता है। और उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू पोइट द वर्ल्ड विल एंड अप ट्वाइस एंड आइस वुड बी द ग्रेट। कि पोइट का मानना यह है कि जो आइस है ना उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि वर्ल्ड का एंड होना अच्छा होगा। तो अब जो आता है वो आता है टाइगर इन जू। तो यहां पर क्या है कि टाइगर के कुछ फीचर्स दिए हुए जो कि आपको याद होने चाहिए। जैसे कि टाइगर जो होता है उसके पास में व्हाइट बिग फैंग्स होते हैं, जिससे कि वो गांव वालों को डराता है। उसको क्या कर रखा है, स्मॉल केस के अंदर बंद कर रखा है, और वो लो स्नाल्स करता है। स्नाल्स का मतलब होता है कि वो जब सांस लेता है ना, हल्की हल्की सांस लेता है, उसको स्नाल्स बोला जाता है। फिर
फिर इसके बाद है कि रॉड स्केयर द विलेजर्स, की जो उसकी दहाड़ है ना उससे गांव के लोग डर जाते हैं। ये 3-4 पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर जरूर से इंक्लूड करने हैं। इनमें से जैसे कि आप बिग व्हाइट फैंग्स लिख रहे हो तो इसको अंडरलाइन जरूर से करना, रॉड्स लिख रहे हो तो इसको भी आपको अंडरलाइन करना है। उसी के साथ में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यहां पर जो पोइम है उसमें पोइट क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। तो आप इसमें लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू पोइट, एज अ ह्यूमन वांट्स फ्रीडम, एनिमल आल्सो नीड फ्रीडम, कि भैया जिस तरीके से इंसानों को फ्रीडम पसंद होता है उसी तरीके से एनिमल्स को भी होता है। फिर इसके बाद में अगली पॉइंट आते हैं कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसमें कुछ कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, जैसे कि एशियन एनिमल, एशियन लॉयन है तो एशियन लॉयन का क्या फीचर दिया हुआ है, जैसे कि उसकी ब्राउनिश येलो कोट उसकी स्किन होती है। फिर उसी के साथ में जब वो अटैक करता है तो वो रॉर करता है, मतलब कि दहाड़ता है। तो फिर इसके बाद आता है बंगाल टाइगर। तो जो बंगाल टाइगर है वो ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं ऑन हिज येलो कोट, प्लस ऑफ क्या बात ध्यान रखने की, अटैक करता है कैसे, साइलेंटली। फिर इसके बाद में आता है लेपर्ड। लेपर्ड कैसा होता है, लेपर्ड्स के पास में होते हैं ब्लैक स्पॉट होते हैं उसकी स्किन के ऊपर, प्लस ऑफ वो किस तरीके से जंप करता है, वो करता है जंप करता है किसी भी इंसान के ऊपर। तो ये 3 चीजें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में आता है कि जो एमेंडा की मदर है वो क्या चाहते हैं कि वो ना करे। तो एमेंडा की मदर चाहती है कि वो है ना अपने शोल्डर्स को बेंड ना करे। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि डजंट लाइक हर पिंपल्स, टेल हर टू स्टॉप ईटिंग चॉकलेट, की उसको है ना उसके पिंपल्स अच्छे नहीं लगते तो इस वजह से बोलती है कि तुम चॉकलेट खाना बंद कर दो। और फिर उसी के साथ में आता है एक सी वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इसके अंदर है कि सी वांटेड हर टू स्टॉप लुकिंग डिसअपॉइंटेड, कि वो चाहती है कि वो उदास ना रहे, इसलिए चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि अगर लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि इसको कंट्रोल किया जा रहा है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि बेलिंडा के जो एनिमल्स है कौन से हैं, एक तो कीटन है, माउस है, डॉग है और ड्रैगन है, 4 उसके एनिमल है। फिर उसके बाद में जो कीटन है उसका कलर कैसे, वो ब्लैक है और उसका नाम है इंक। और उसी के साथ में जो माउस है उसका नाम है ब्लिंक, और जो ड्रैगन है उसका नाम है कस्टर्ड, और जो डॉग है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मस्टर्ड। और फिर उसी के साथ में जो ड्रैगन है इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको दिए हुए, जैसे कि इसका किस तरीके का दिखता है, जो कि पोएम में बता के वो है कि स्पाइक ऑन हिज टॉप स्किल, की उसकी टॉप स्किल्स के ऊपर स्पाइक है, प्लस ऑफ उसका माउथ फायर प्लेस के जैसा है और उसकी नोज चिमनी के जैसी है। अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो द एंड जरूर से लिखना। और उसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि आप जिस ऑर्डर में आज तक सैंपल पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसी तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके अंदर अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आगे का पेपर बहुत ज्यादा है। और उसी के साथ में एक और बात कि आपको स्टार्टिंग से ही इंग्लिश के अंदर अच्छे से स्पीड मेंटेन रखनी है ताकि आपका पेपर ना छूटे। बस ये कुछ बातों का ध्यान रखो और आपने सब कुछ पढ़ लिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, भगवान आपके साथ में, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर के जरूर से जाना। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर क्यों नहीं किया, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में।